नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी का। आप लोग चैप्टर 7 जो हम लोगों ने कल किया था, चैप्टर 7 में हम लोगों ने आधा किया था, उसके आगे की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं। आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आगे इसमें जो आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी, बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्द जल्द सब लोग जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। एक बार सब लोग बता दीजिए, आप लोगों को ये स्क्रीन में जो दिख रहा है स्पष्ट रूप से सबको दिखाई दे रहा है? चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने जनजातियों के बारे में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो जातियां और जनजातियां हैं उनका जो समाज है, किस तरीके से बदलाव हो रहा है, नई नई जातियां और नई नई श्रेणियां प्रकाश में आ रही हैं, तो उस पर अगर देखा जाए कि कैसे जातियां प्रकाश में आ रही हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई तो उसी के हिसाब से नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। नए नए हुनर हुनर वाले लोग आने लगे और उसके बाद वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। सेल्फ पॉडकास्टर, गुड इवनिंग। तो नई नई जातियां आने लगी, छोटी छोटी जातियां उभरने लगी, नए नए वर्ण आने लगे। और जब इन नए वर्णों का विकास होता है तो वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां, हर एक कास्टिज्म धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ने लगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो ब्राह्मणों के बीच में नई नई जातियां आने लगी। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कई जनजातियां और सामाजिक समूह जाति विभाजित जाति विभाजित होकर के समाज में शामिल हो गए। जैसे जैसे इन लोगों का विभाजन होता गया और समाज में ये लोग शामिल होते गए और उनकी जातियों ने उनको दर्जा दे दिया। जैसे कि किसी एक कार्य में किसी को बहुत ही ज्यादा विशेषज्ञता है, तो जैसे शिल्पीकार हो गए, सुनार हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, राजमिस्त्री हो गए, इन लोगों को भी जाति के रूप में ब्राह्मणों द्वारा मान्यता दे दी गई। अब समाज में वर्ण की बजाय जाति ने अपना संगठन बना लिया और अभी तक वर्ण व्यवस्था चल रही थी, तो अब यहां पर जाति व्यवस्था ने अपने समाज में संगठन का आधार बना लिया। आगे इसमें अगर देखा जाए जो जातियां थी, जातियों पर अगर एक विचार विमर्श किया जाए तो यहाँ पर आपके सामने जातियों के बारे में दिया गया है कि वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, जब हम तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं, तिरुचिरापल्ली तालुका में, तालुका जगह को बोलते हैं, जो स्थान होता है उसको हम तालुका नाम से जानते हैं। तालुका में स्थित उय्याकोंडन, क्या नाम है? तो उय्याकोंडन कौन सी जगह है? तो उय्याकोंडन उदयार्स के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। यहाँ पर ब्राह्मणों की एक सभा है जो कि विचार विमर्श कर रही है और उसका हमको वर्णन प्राप्त होता है। विचार विमर्श क्या कर रही है कि वे रथकारों, सामाजिक अर्थ में अगर बात किया जाए तो रथकार कौन होते हैं? जो रथ को बनाने वाले होते हैं। रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं
किनकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जा रहा है? तो रथकारों की। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला हो गया, रथों और गाड़ियों का निर्माण हो गया, मंदिर बनाना हो गया और मूर्तियों को स्थापित करना। बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना। जब बलि दी जाती थी तो जो लकड़ियों से बने साज सामान होते थे उनको तैयार करने के लोग कार्य किया करते थे। मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना, ये सारे कार्य किनके थे? जो रथकार थे। हर एक व्यक्ति के अलग अलग कार्यों को इन्होंने तय कर दिया और अपने तय कार्यों के हिसाब से ये लोग अपने अपने कार्य किया करते थे। तो यहाँ पर तिरुचिरापल्ली तालुका में जो उय्याकोंडन उदययार तालुक में कौन सा अभिलेख मिलता है? तो उय्याकोंडन उदययार। और ये कब का अभिलेख है? तो 12वीं शताब्दी का अभिलेख है। इसको सभी लोग नोट कर सकते हैं। तो कब का यह अभिलेख है? तो 12वीं शताब्दी का यह अभिलेख है, उय्याकोंडन उदययार। आगे इसमें देखते हैं, जब हम 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास आते हैं तो इस समय पर कुछ विशेष प्रकार की जनजातियां और सामाजिक जातियों के बारे में हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं। जब हम 11वीं 12वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो इस समय पर जो जातियां हैं, क्षत्रिय हो गए, राजपूत हो गए, इन सारी जातियों का उत्कर्ष होता है और ये प्रकाश में आते हैं। जैसे कि क्षत्रियों के अंतर्गत एक नए राजपूत, फिर आगे चल करके हूण हो गए, चंदेल हो गए, चालुक्य हो गए, कुछ दूसरी वंश परंपराओं से ये लोग आते थे। अब क्षत्रियों को प्रायः माना जाता था कि ये राज्यों की रक्षा करने के लिए और जो युद्ध होता था, जो युद्धों को करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था, इन जातियों का। जब हम आगे बात करते हैं तो राजपूत गोत्रों के अलावा हूण, चंदेल, हूण जनजाति की बात करते थे, या विदेशी जनजाति मानी जाती है और ये फॉरेन इन्वेडर थे। उसके अलावा इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे, बाद में कई सारे कुल राजपूत मान लिए गए। अब पहले ये जनजातियां थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना अस्तित्व बढ़ाया और अपना अस्तित्व बढ़ा करके इनको सभी लोगों को राजपूत मान लिया गया। धीरे धीरे कुछ जातियों ने पुराने राजाओं के जगह ले ली, जो पुराने शासक होते थे, पुराने राजा होते थे, उनकी जगह ले ली। विशेषता उन क्षेत्रों की बात की जा रही जहां पर कृषि वाले कार्य होते थे। यहां पर कई तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तन में 11वीं 12वीं शताब्दी में जब बात करते हैं तो यहां पर विशेष प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। और ये परिवर्तन कैसे हो रहे हैं कि शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया, कि अपनी जो शक्तियों को बढ़ाने के लिए जो राज्य से संबंधित जो उनको पैसे मिलते थे उनका इन लोगों ने प्रयोग किया। शासकों के रूप में हम देखते हैं राजपूतों का उदय होता है और यह जनजातीय श्रेणी में ये लोग आते थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने कई सारी जातियों का समर्थन किया और इनके समर्थन से यही जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन कुछ प्रमुख वर्ग ही, जो प्रमुख वर्ग की जनजातीय परिवार थे, वही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। बाकी सारे लोग शासक वर्ग में शामिल नहीं हो पाए थे। उनकी जो बहुसंख्यक आबादी थी, काफी अधिक मात्रा में इन लोगों की जो आबादी थी समाज में, और समाज के अलावा छोटी जातियों में ही इन लोगों ने जगह बना ली, क्योंकि जो शक्तिशाली था, जिसके पास पैसा था, उसने बड़ी जातियों में अपनी जगह बना ली, और जिसके पास पैसा नहीं था, जो लोग बहुसंख्यक थे, काफी ज्यादा थे, तो इन लोगों के साथ क्या हुआ कि ये लोग छोटी जातियों में शामिल हो गए।
दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि पंजाब और सिंध वाले एरिया में, उत्तरी पश्चिमी वाले क्षेत्र में, तो यहां वाली जनजातियों ने बहुत पहले ही इस्लाम धर्म को अपना लिया था। जितनी भी यहाँ की जनजातियां थी, 3 जनजातियों ने पहले ही इस्लाम धर्म को अपना लिया था और ये जाति व्यवस्था को नकारते थे। जब हम पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में जाते हैं, जहां पर आप लोग आधुनिक पाकिस्तान को देखते हैं, वहां पर ज्यादातर जो लोग थे 11वीं 12वीं शताब्दी में, इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। उसका कारण था इस्लाम को अपनाने का, सबसे बड़ा कारण यह था कि जितने भी इस्लामिक आक्रमण हुए हैं, अरब से जितने भी आक्रमण होते थे, तो सारे आक्रमण अरब प्रांत से, ईरान से, अफगानिस्तान से होते हुए कांधार से यहां पर और काबुल से आकर के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अधिकतर आक्रमण हुआ करते थे। और यहां पर जो आक्रमण होते थे, उनसे पंजाब और सिंध वाला जो इलाका है वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करता था। जब यह इलाका प्रभावित होता था तो वहां से प्रभावित लोग, जो वहां के जनजातीय परिवार थे, उन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और इस्लामिक धर्म में एक ही जाति को मानते हैं लोग, एक ही धर्म को, जाति व्यवस्था के लोग नकारते हैं। लेकिन जो सनातनी हिंदू थे, तो सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी, जो इनके द्वारा प्रस्तावित की गई गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। अब जैसे कि यहां पर ऊंच नीच वाली भावना थी, बराबरी नहीं थी, तो इसको बहुत ही छोटे क्रम में यहां पर अपनाया गया, बहुत ज्यादा बड़े क्रम में इसको नहीं अपनाया गया। आगे अगर इसमें हम लोग देखते हैं, धीरे धीरे राज्यों की उत्पत्ति होती है, नए नए राज्य आते हैं। अब इन राज्यों की उत्पत्ति में नई नई जगहें बनती हैं, नए नए राज्य आते हैं। अब इन राज्यों में अगर बात किया जाए तो जनजातीय लोगों के बीच में सामाजिक बदलाव में गहराई से संबंधित है। अब धीरे धीरे यहां पर सामाजिक बदलाव होता है, सामाजिक बदलाव से नए नए राज्यों का उदय होता है। और जब हम बात करते हैं इतिहास के बारे में, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे कि यहां पर गोंड जनजाति के बारे में दिया गया है। गोंड जनजाति के बारे में जब बात करते हैं तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहा करते थे। दीपक कुमार पाल, गुड इवनिंग। तो ये जो गोंड वाले इलाके में, गोंडवाना वाले इलाके में कौन रहती थी? गोंड वाली जनजातियां रहती थी। ये लोग वे स्थानांतरीय कृषि किया करते थे। स्थानांतरीय कृषि क्या होती है? यह होती है आपकी जगह बदल बदल कर खेती करना, कि एक स्थान पर उन्होंने खेती किया, उसके बाद दूसरे स्थान पर खेती करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। विशाल गोंड जनजातियों में, जो विशाल गोंड जनजाति थे, कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। छोटे छोटे ग्रुप में ये लोग बटे थे। उसके अलावा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था, क्योंकि जितने भी ग्रुप होते थे, हर एक ग्रुप में उनका कोई एक लीडर होता था या तो कोई राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत धीरे धीरे घटने लगी, उसी समय जो गोंड राज्य के सरदार थे, छोटे छोटे सरदार और कुछ बड़े सरदार, ये लोग हावी होने लगे। अब जैसे ही मुगल सत्ता और दिल्ली सल्तनत कमजोर होती है, तो दिल्ली सल्तनत के कमजोर होते ही ये जो सत्ता है, तो कमजोर होने के साथ साथ इनका उदय होता है गोंड जनजाति का। अकबर के शासनकाल में, अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे।
जो गढ़कटंगा, एक गढ़कटंगा का गोंड सरदार था, उसके राज्य में कितने गांव शामिल थे? तो 70,000 गांव शामिल थे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से गोंड जनजातियों ने अपने आप को, जैसे ही केंद्र की सत्ता कमजोर होती है और अपने आप को एक बड़े राज्य के रूप में बड़ा करते हैं, एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर करके सामने आते हैं। आगे इसमें हम लोग देखें कि इन राज्यों में जब हम देखते हैं तो इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, क्योंकि जो प्रशासन हो रहा था वो केंद्र में चल रहा था, और राज्य गढ़ों में विभाजित थे। राज्य किस में विभाजित थे? तो गढ़ में विभाजित थे। हर गढ़ का खास गोंड कुल में नियंत्रण था। जितने भी गढ़ थे उन पर गोंड कुलों का नियंत्रण होता था। गढ़ वह क्षेत्र होता था जहां पर राजा रहा करते थे। आगे हम इसमें देखते हैं 84 गांवों की इकाइयां किस तरीके से इकाइयों में विभाजित था। जैसे आपने अभी प्रारंभ में देखा कि गोंडों का एक गढ़ होता था, गढ़ के बाद ये लोग गांव में विभाजित हुआ करते थे। और उसके अलावा अगर इसमें हम देखेंगे तो पुनः ये 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। 84 गांव की इकाइयां यहां पर बना करती थी और उन्हीं पर ये लोग विभाजित हुआ करते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। क्योंकि 84 गांव होते थे तो इनको क्या बोला जाता था? 84। 84 का विभाजन बरहोतों में होता था। अब बरहोतों क्या था कि 12-12 गांव का होता था। तो पहले तो आपने यहां पर अगर इनका देखा तो पहले गढ़ में, उसके बाद 84, फिर बरहतों, यहां पर एक सरदार का नियंत्रण होता था और उसके बाद 84 पे 84 गांव होते थे। बरहोतों में 12-12 गांव होते थे। उसके बाद बड़े राज्यों के उदय ने, जब बड़े बड़े राज्य का उदय होने लगा तो गोंड समाज की पूरे समाज को बदल डाला और धीरे धीरे उनका जो समाज था असामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। असमान और असामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। उसके अलावा जब हम देखते हैं तो यह समाज ब्राह्मणों लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में प्राप्त भूमि पर अपना अधिक प्रभाव बना लिया, क्योंकि ब्राह्मणों को दान में भूमि दी जाती थी। तो वहां पर इन लोगों ने अपना ज्यादा प्रभाव बना लिया और गोंड सरदारों को अब राजपूतों की श्रेणी में रखा जाने लगा। राजपूतों की श्रेणी में रख करके अब इन लोगों को वहां पर ज्यादा प्रभाव और ज्यादा मान्यता मिलने लगी। इसीलिए जो गढ़कटंगा के गोंड राजा कौन थे? अमनदास। कौन थे? अमनदास। उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गढ़कटंगा के जो गोंड शासक थे अमनदास, क्या नाम था? अमनदास। अमनदास ने क्या उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। और उनके पुत्र दलपत ने, जो उनके पुत्र दलपत थे, दलपत ने क्या उपाधि धारण की थी? जैसे अमनदास के पुत्र के बारे में हम जानते हैं तो अमनदास का पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। अपने आप को यह
राजपूत बताते थे। अब यहां पर इनके वैवाहिक संबंध अच्छे अच्छे राजपूत शासकों से ये लोग करने लगे। तो दलपत ने किससे विवाह किया था? सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से इसने विवाह किया था। अब यहां पर आपके सामने एक मैप दिया हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मैप आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इस मैप को हम लोग देखते हैं तो यहां पर आपको गोंड शासकों का पूरा साम्राज्य दिखाया जा रहा है कि गोंड शासक किस तरीके से यहां पर अपना शासन करते थे। नर्मदा नदी यहां पर आपको दिख रही होगी। ये आपकी नर्मदा नदी यहां से निकली हुई है और यहां पर ये लोग अपना शासन करते थे। उसके अलावा यहां पर ये कलिंगा दिख रहा होगा। तो ये सारे क्षेत्र किसके अधीन में थे? तो गोंड जो जनजाति थी उसके अधीन में ये क्षेत्र थे। उसके अलावा हम लोग अगर देखेंगे आगे इसमें जैसे ही दलपत की मृत्यु होती है, अभी दलपत के बारे में हमने पढ़ा कि दलपत ने दुर्गावती से शादी की थी और यह राजपूत महोबा के सालवाहन की पुत्री थी और ये चंदेल राजपूत थे। दलपत हो जाती है तो उसकी जगह पर उसकी रानी दुर्गावती अपने 5 साल के पुत्र को, और उसका नाम क्या था? नारायण। तो नारायण के नाम पर शासन की बागडोर खुद संभालती है। किसके नाम पर? नारायण। इसका पूरा नाम क्या था नारायण का? वीर नारायण। वीर नारायण के नाम पर यह शासन को संभालती है। उसके अलावा उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार होता है। जैसे ही दलपत की मृत्यु होती है तो उसकी बीवी दुर्गावती शासन को संभालती है और उसके समय पर उसके राज्य का विस्तार बहुत अधिक मात्रा में होता है। 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया था और जैसे ही गढ़कटंगा पर इसने हमला किया तो रानी दुर्गावती उस समय पर शासिका थी और उसने जम करके मुगलों का सामना किया और सामना करने के पश्चात दुर्गावती युद्ध में ही हार जाती है और उसने अपने आप को समर्पण करने के बजाय उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, मर जाना ज्यादा बेहतर समझा और उसी युद्ध में रानी दुर्गावती का पुत्र भी मारा जाता है लड़ते हुए। यहां पर आप लोगों को दरवाजा दिख रहा होगा, गोंड जनजाति का एक दरवाजा बस्तर क्षेत्र से मिला। इसमें कई प्रकार के हाथियों के निशान आपको दिख रहे होंगे, हाथी का चित्र बना हुआ है। तो रानी दुर्गावती के बारे में, यह एक जनजातीय परिवार से आती थी गोंडवाना क्षेत्र में और जब मुगलों ने आक्रमण किया तो लड़ते लड़ते इसने स्वयं को मारना, स्वयं की मृत्यु स्वीकार किया, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं किया। गढ़कटंगा के बारे में अगर देखते हैं तो गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। यहां पर काफी ज्यादा समृद्धि थी और उसके बाद जब हम देखते हैं कि इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने में
काफी ज्यादा धन कमाया था। गढ़कटंगा का मेन क्या था कि ये हाथियों को पकड़ते थे और दूसरे राज्यों में इनको बेचा करते थे। जब मुगलों ने गोंडों को हरा दिया तो वहां से उन्होंने बहुत सारी बेशकीमती चीजों को लूटा, सिक्के हो गए, हाथी हो गए, और इन सबको लूट करके वो लोग अपने यहां ले गए। मुगलों ने उन सबको हथिया लिया और उन्होंने राज्य का एक बहुत बड़ा भाग भी अपने कब्जे में ले लिया, और शेष भाग वीर नारायण, जो दुर्गावती का पुत्र था, वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। दलपत के भाई को, किसको दे दिया गया? दलपत के भाई को। गढ़कटंगा के पतन के बाद कुछ समय तक गोंड राज्य चलता रहा, लेकिन वे गढ़कटंगा की लड़ाई के पश्चात बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और बाद में शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष नहीं कर पाए, और संघर्ष ना कर पाने की स्थिति में धीरे धीरे गोंड जनजाति समाप्त हो गई। दूसरे आपके अहोम जनजाति आती है। जब हम अहोम जनजाति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में असम का क्षेत्र उभर करके सामने आता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, जहां पर अहोम जनजाति के लोग रहते थे। अहोम राज्य के लोग म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के ये लोग बस गए। उन्होंने भूइयां क्या होता है? भूस्वामी, जो बड़े बड़े भूमिकार होते हैं उनको भूइयां बोलते हैं। लोगों ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य धीरे धीरे स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कोचडाहों, क्या था, कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्यों में इन्होंने मिला लिया। चूटियों के राज्यों को कब मिलाया? तो 1523 ईस्वी में, और कोचहाजों के राज्यों को 1581 ईस्वी में अपने राज्यों में इन्होंने मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन में कर लिया। जो और सारी जनजातियां थी उनको भी इन्होंने अपने अधीन में कर लिया, और इस तरीके से अहोमों ने एक बड़ा साम्राज्य बना लिया, बड़े राज्य के रूप में इन्होंने बना लिया। और 1530 तक में इनका, अहोमों का, एक बड़ा राज्य बन करके में तैयार हो गया। उसके अलावा जब हम देखते हैं 1530 के दशक में ही इन्होंने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। किन अस्त्रों का इस्तेमाल किया? तो आग्नेय अस्त्रों का। और इसको आप लोग याद रखिएगा, 1530 के दशक में ही इन्होंने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। और 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। इन लोगों ने अपने यहां पर जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण है बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे, और इन्होंने प्रारंभ में पहली बार 1530 के दशक में ही आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया। उसके बाद 1660 में आते आते इन्होंने बारूद और तोपों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जब दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो इनको कई सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? तो मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर आक्रमण किया। कब कर रहे हैं? तो 1662 में मीर जुमला
किसके नेतृत्व में किया जा रहा है हमला? तो मीर जुमला के नेतृत्व में ये लोग हमला कर रहे हैं। अहोमों ने बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, क्योंकि मुगल सेना के सामने एक छोटी सेना का हार जाना जायज है। अगर जीत जाते तब तो इन लोगों का साम्राज्य और बड़े क्षेत्र में फैल जाता, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा दिनों तक नहीं बना रह सका। यहां पर मुगलों का केवल अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, प्रत्यक्ष नियंत्रण यहां पर ज्यादा दिनों तक ये लोग अपना बना करके नहीं रख सके। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार क्या होता है? बेगार के बारे में अगर बात करें तो जो यहाँ के पीसेंट वर्ग होते थे, दास वर्ग होता था, तो दास वर्ग एक दिन इनके यहाँ फ्री में काम करते थे। जो फ्री में काम करते थे उनको बेगार नाम से जाना जाता है। बेगार कई प्रकार से लिया जाता था, जैसे कि किसी से कोई पैसा ले लिया और उसका पैसा नहीं दे पा रहा है तो वह उसके लिए कार्य करता था, लेकिन वह पैसा उसका उतना ही रहा आता था। पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो समय समय पर काम करता था। राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो पाइक कहलाते थे। इन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता था। क्या कहा जाता था इनको? तो पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। यहां पर गांव के हिसाब से पाइक मंगवाते थे, कि जैसे कि जनगणना हो गई कि किसी गांव में अधिक लोग रह रहे हैं तो वहां से अधिक लोग आएंगे बेगार का कार्य करने के लिए, और जहां पर कम लोग रह रहे हैं तो वहां से कम लोग आएंगे। इसके लिए जब जनगणना के बाद हम देखते हैं तो सघन आबादी वाले इलाके, जो सघन आबादी वाले इलाके होते हैं उनमें जो कम आबादी वाले इलाके होते हैं, जहां पर अधिक आबादी होती है और जहां पर कम आबादी होती है, उन लोगों को ज्यादा होंगे तो ज्यादा लोगों को आना पड़ता था, और जहां पर कम लोग होंगे उनको कम आना पड़ता था। यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये आपका पूर्वोत्तर भारत है। यहां पर अहोम जनजातीय लोग रहा करते थे। जब हम अहोम के बारे में बात करते हैं, आपको हमने बताया कि म्यांमार से आकर के ये लोग रहना प्रारंभ किए थे, और 1662 के युद्ध में हारने के पश्चात भी यहां पर इनका नियंत्रण बना रहा, और पूरी तरीके से बेगार के रूप में इनका कार्य चलता था। धीरे धीरे इनको स्थानांतरित, जहां पर ज्यादा लोग रहते थे उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था, और इस प्रकार से अहोम साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया और धीरे धीरे इनका पतन होने लगा। 17वीं शताब्दी का जब पूर्वार्ध देखते हैं, 17वीं शताब्दी का जो प्रारंभ का समय होता है, तो पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। केंद्र की सत्ता यहां पर आ चुकी थी 17वीं शताब्दी के आसपास, और लगभग यहां के सभी वयस्क, जितने भी वयस्क पुरुष होते थे, युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाओं को प्रदान किया करते थे। दूसरे समय में वो जब युद्ध नहीं होते थे तो बांध हो गया, सिंचाई की व्यवस्था किया करते थे। उसके अलावा, सिंचाई व्यवस्था के अलावा ये लोग अन्य सार्वजनिक काम जो होते थे उनमें भी ये लोग जुटे रहते थे। अहोम लोगों ने चावल की खेती के नए तरीकों को आजमाया और उन पर भी इन लोगों ने अमल किया। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, कई सारे कुलों में यह विभाजित था, जिन्हें
खेल कहा जाता था। तो इनके कुलों को क्या कहा जाता था? तो खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी। जो दस्तकार होते थे इनकी बहुत कम जनजातियां थी, इसलिए अहोम के क्षेत्र में जो दस्तकार होते थे वो दूसरे क्षेत्र से आते थे, निकटवर्ती जो क्षेत्र होते थे वहां से आते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई सारे गांव होते थे। अब खेल यहाँ पर अभी आपको बताया कि जो कुल होते थे उनको खेल कहा जाता था, और एक खेल के नियंत्रण में कई सारे गांव हुआ करते थे। किसान को जो ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी, और समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि जिनके पास खेती नहीं होती थी उन किसानों को वहां के ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दे दी जाती थी, और जब तक समुदाय की पूरी तरीके से सहमति नहीं होती थी तब तक उस जमीन को वापस नहीं ले सकते थे। और जब हम समुदाय की बात करते हैं, शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। जो इनके जात के जातीय देवता होते थे तो उनकी ये लोग उपासना किया करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई, और इन लोगों ने मंदिरों को ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर होते थे, मंदिरों को भूमि दान दिया करते थे ये लोग, और भूमि अनुदान किनको करते थे ये लोग? ब्राह्मणों को। पहले जनजातीय देवताओं की ये लोग पूजा करते थे, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ता है, प्रभाव बढ़ने लगा, तो प्रभाव के बढ़ने के साथ साथ ये लोग मंदिरों को दान करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव सिंह, ये आपके अहोम शासक थे शिव सिंह, और कब से? तो 1714 से 44 तक। इनके काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन जाता है। जब शिव सिंह का शासन आता है 1714 में, 1714 से 44 तक, तो इस टाइम तक हिंदू धर्म यहाँ का सबसे प्रमुख धर्म बन जाता है। लेकिन अहोम राजाओं ने, जो अहोम राजा थे, हिंदू धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने हिंदू धर्म को तो अपना लिया, लेकिन अपनी आस्थाओं को पूरी तरीके से इन्होंने नहीं छोड़ा। आगे इसमें देखते हैं। अब ये लोग अपने जिस तरीके से इन्होंने धर्म को, हिंदू धर्म को अपनाने के पश्चात भी अपनी धार्मिक गतिविधियों को नहीं छोड़ा, इसी तरीके से वो राजनीतिक रूप से धीरे धीरे ताकतवर हो जाते हैं, और उसके पश्चात इससे उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों से संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। यहीं से अहोम साम्राज्य एक पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, जब हम पूर्व की बात करते हैं, तो वहां पर अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को एक बेहतर स्थिति में ला करके खड़ा कर देता है। यहां पर हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ा। दो जनजातियां प्रमुख जनजातियां थी, जिसमें गोंड जनजाति और अहोम जनजाति, जिन्होंने आगे चल के अपने आप को एक साम्राज्य के रूप में, छोटे से राज्य से लेकर के एक बड़े साम्राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अगला हम लोगों का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ईश्वर से अनुराग। अब यहां पर हम लोग नए नए धर्मों के बारे में, किस तरीके से सूफी संत आते हैं, नए नए आपके भजन कीर्तन प्रारंभ होते हैं, कव्वाली, इन सारी चीजों का हम लोग अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो बाकी की क्लास हम लोग कल करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं। बाकी आप लोग 21 तारीख को सुबह 9 बजे सभी लोग जुड़ जाइएगा। सुबह 9 बजे से हम लोग मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें 350 से अधिक प्रश्नों को हम लोग करेंगे। आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं, जिसमें आपका सीटेट हो गया, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा आपके लिए होगी, महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए आ रही है। तो सभी लोग 21 तारीख को जुड़ जाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।